क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 128 कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर नंबर 4 जिसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर 3 मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू हुआ होगा तो वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं जी पेज नंबर 128 पर। अल खबीर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जर्नल एंट्रीज आपने करनी है 31 दिसंबर 20 की। फर्स्ट एंट्री ए एंट्री है जी परचेजेज फॉर द ईयर। ए एंट्री है परचेजेज फॉर द ईयर। जब मैंने बताया था जब मटेरियल परचेज किया जाता है तब कोई फ़र्क नहीं रखा जाता कि ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, शिपिंग सप्लाईज़ है या ऑफिस सप्लाईज़ हैं। टोटल मटेरियल 5,80,000 का परचेज़ किया गया। जब मटेरियल परचेज़ किया जाता है तो बेटा एंट्री की जाती है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। 5,80,000 का मटेरियल ख़रीदा है, पूरे के पूरे मटेरियल के लिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा कि डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है, शिपिंग सप्लाईज़ कितनी है, ऑफिस सप्लाईज़ कितनी हैं। टोटल मटेरियल है 5,80,000 का, डेबिट हो जाएगा और वाउचर पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,80,000 से। परचेज ऑफ मटीरियल्स, डिफरेंट टाइप के आपने मटेरियल परचेज किए हैं जिसमें डायरेक्ट भी था, इनडायरेक्ट भी था, शिपिंग सप्लाईज भी थी। अब बी एंट्री देखिए शाबाश, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर रूम। स्टोर रूम से मटेरियल इशू हुआ है यूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने बताया था जब मटेरियल इशू किया जाता है ना तब फ़र्क रखा जाता है, तब ये फ़र्क किया जाता है कि भाई वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, शिपिंग सप्लाईज़ हैं या ऑफिस सप्लाईज़ हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर रूम। 4,80,000 का डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है, 40,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है और 20,000 की शिपिंग सप्लाईज इशू हुई हैं यूज़ करने के लिए। अब आपने डिस्टिंक्शन करनी है, डिस्क्रिमिनेट करना है, फ़र्क करना है कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये शिपिंग सप्लाईज हैं, ये ऑफिस सप्लाईज हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ लिखा जाएगा? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। और शिपिंग सप्लाईज सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में लिखी जाएंगी। और टोटल जितना मटेरियल आपने इशू किया है उस अमाउंट से मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 4,80,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, 40,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल है और 20,000 का आपका सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट है। टोटल ये 5,40,000 से मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया। मटेरियल इशू किया गया फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। तो जब मटेरियल इशू किया जाए फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन तब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये शिपिंग सप्लाईज है और ये ऑफिस सप्लाईज हैं। उसके बाद सी एंट्री है बेटा, मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली डिलीवर टू द फैक्ट्री फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। मटेरियल ख़रीदा गया और डायरेक्टली डिलीवर कर दिया गया फैक्ट्री को फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, ताकि फैक्ट्री उनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके प्रोडक्शन में। ये भी मैंने एंट्री आपको बताई थी, जब मैंने मटेरियल्स की एंट्री आपको बताई उसका लेक्चर भी अवेलेबल है। तो मटेरियल जब डायरेक्टली ख़रीदा जाता है और उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया गया। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा जाता है, शिपिंग सप्लाई सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में लिखी जाती हैं। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली डिलीवर टू द फैक्ट्री फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। तो जो डायरेक्ट मटेरियल आपने डायरेक्टली परचेज करके यूज़ कर लिया है उसके बदले में वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और क्रेडिट क्या होगा, वाउचर पेएबल। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट नहीं करना, वाउचर पेएबल को क्रेडिट करना है, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट तब क्रेडिट होता है जब मटेरियल को पहले डेबिट किया हो। इस वाले मटेरियल को तो हमने पहले डेबिट और क्रेडिट किया ही नहीं, इसको तो डायरेक्टली यूज़ कर लिया प्रोडक्शन में। तो डायरेक्ट मटेरियल है जी आपके पास 20,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल है 2,000 का, और वाउचर पेएबल आपके पास आ जाएंगे 22,000। मटेरियल डायरेक्टली परचेज किया और यूज़ कर लिया उसे प्रोडक्शन में। अब आ जाएं जी डी एंट्री पर। ये मटेरियल की 3 एंट्रीज हो गई थी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 गिवन है। मैंने आपको याद है 5 बताई थी, मैंने कहा था किसी क्वेश्चन में 5 आ जाएंगी, किसी में 2 आएंगी, किसी में 3 आ जाएंगी। देखिए 3 मटेरियल की एंट्रीज इसमें आ गई हैं। डी एंट्री पेरोल की एंट्री है। पेरोल की एंट्री के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ही एंट्री होगी, इसमें 5 एंट्रीज पेरोल की आपको करना होंगी। तो 5 पेरोल की एंट्रीज बेटा इसमें होनी है। टोटल देखें जी, पेरोल कहते हैं आपके जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी कुल मिलाकर जितनी तनख्वाहें बनती हैं, सैलरीज और वेजेस बनती हैं। तो टोटल पेरोल आपकी आ रही है जी 4,40,000 रुपये की, जिसमें डायरेक्ट की 2 लाख है, इनडायरेक्ट की 50,000 है। सैलरीज ऑफ मार्केटिंग पर्सनल, जो मार्केटिंग में काम करने वाला स्टाफ है, पर्सनल्स हैं, उनकी 1 लाख सैलरीज हैं। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स की सैलरी 90,000 है। तो टोटल देखें जी आपके एक्सपेंस आ गए 4,40,000 के, जिसमें से आपने प्रोविडेंट फंड काट लिया 22,000 और नेट अमाउंट पेड, नेट अमाउंट 4,18,000 रुपया पे कर दी गई है। तो पेरोल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, 5 एंट्रीज इसी एक एंट्री में आपने रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले पेरोल की एंट्री क्या होगी जी, पेरोल कंट्रोल अकाउंट टोटल अमाउंट से डेबिट। टोटल अमाउंट कितनी है, 4,40,000। पेरोल कंट्रोल अकाउंट टोटल अमाउंट 4,40,000 से डेबिट। अब इसमें से जो डिडक्शन आप कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन आप कर रहे हैं जी 18,000 की। ये प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जो है ये क्रेडिट हो जाएगी 22,000, सॉरी प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 22,000 की कर रहे हैं, वो 22,000 से क्रेडिट हो जाएगी। 4,40,000 से पेरोल डेबिट, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन 22,000 आपने कर दी, करनी है। बाकी बचता है 4,18,000 जो कि एक्रूड पेरोल है, मतलब पेरोल पेएबल, इतनी वो पेरोल है जो अभी आपने अदा करनी है, जो पेएबल है। रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल पेरोल, रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल या ग्रॉस पेरोल। ये पेरोल की पहली एंट्री होगी। पेरोल की दूसरी एंट्री क्या है कि जिस पेरोल पेएबल को आपने लिखा है कि ये एक्रूड है, ये पेएबल है, उसके बारे में उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट अमाउंट पेड, कि ये आपने अदा कर दी है। तो इसको अदा करने से पहले इसका क्या बनाना है, वाउचर बनाना है। तो एक्रूड पेरोल का वाउचर बनाएंगे जी। एक्रूड पेरोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड पेरोल है 4,80,000 डेबिट और वाउचर पेएबल 4,18,000 से क्रेडिट। सेकेंड एंट्री यदि आपने वाउचर बना लिया पेरोल का, अब इस वाउचर को पे कर दें। तीसरी एंट्री होगी इस वाउचर को पे करने की। जब वाउचर को पे करेंगे तो वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,18,000। तो ये पेरोल की तीसरी एंट्री है।
कि आपने जो पेरोल का वाउचर है वो अदा कर दिया है। पेरोल की फोर्थ एंट्री, पेरोल की फोर्थ एंट्री कौन सी होगी? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है कि भाई जो टोटल आपने पेरोल डेबिट की हुई ना, पेरोल कंट्रोल अकाउंट जो आपने डेबिट किया हुआ है, इस टोटल पेरोल में डायरेक्ट लेबर 2 लाख है, इनडायरेक्ट लेबर 50,000 है, मार्केटिंग पर्सनल्स की सैलरी 1 लाख है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स की सैलरी 90,000 है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। डायरेक्ट पेरोल कहाँ लिखी जाती है? डायरेक्ट पेरोल लिखी जाती है जी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट पेरोल लिखी जाती है जी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। सैलरीज ऑफ मार्केटिंग पर्सनल वो लिखी जाती है सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में। और सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल जो हैं वो एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में लिखी जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दी पेरोल की, तो आप पेरोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, पेरोल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितनी टोटल पेरोल है जी? आपके पास सारा रिकॉर्ड गिवन है, 4,40,000 की टोटल पेरोल है। उसमें से 2 लाख की पेरोल किसकी है जी? डायरेक्ट लेबर की। 2 लाख की पेरोल डायरेक्ट लेबर की है, 50,000 की इनडायरेक्ट की है, 1 लाख रुपीज़ के सैलरीज ऑफ मार्केटिंग पर्सनल्स हैं एंड 90,000 रुपीज़ है जी सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स। नरेशन है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल या ग्रॉस पेरोल। ग्रॉस पेरोल को आपने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब पेरोल की लास्ट एंट्री, पेरोल की 5 एंट्रीज होनी थी ना, पेरोल की आखिरी एंट्री है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करने वाली। क्या लिखा हुआ है देखें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविडेंट फंड के लिए इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड 22,000 क्रेडिट। ये किसके लिए कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज मैंने बताया था है तो 4, लेकिन जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लिखना है तो 3 कैटेगरीज बनानी है। एक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एक सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, और थर्ड कैटेगरी बनानी है एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, इसको 4 तरह के एम्प्लॉयज हैं, उनमें 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? मैंने बताया था डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेलिंग स्टाफ और एडमिन स्टाफ। बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को ऐड करके फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए एक अकाउंट टाइटल यूज होगा फैक्ट्री ओवरहेड का, सेलिंग के लिए सेलिंग का हेड और एडमिन के लिए एडमिन का हेड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की सैलरीज है बेटा 2 लाख और इनडायरेक्ट लेबर की सैलरीज है 50,000। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000। सेलिंग या मार्केटिंग पर्सनल्स हैं उनकी सैलरीज हैं 1 लाख और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स हैं उनकी सैलरीज हैं 90,000। इस तरह ये 4 तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन कैटेगरी 3 हो जाएंगी, 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। ये टोटल 4,40,000 रुपये की अमाउंट है जिसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन्हीं 3 हिस्सों की बुनियाद पर आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को अपोर्शन कर देना है। टोटल देखें जी आपने रेशो ली है 4,40,000 की, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन है 2,50,000
उसमें सेलिंग वालों का पोर्शन है 100,000 और एडमिन वालों का पोर्शन है 90,000। किसको अपोर्शन करना है जी? आपने इस 22,000 को अपोर्शन करना है, इस 22,000 को अपोर्शन करना है। तो बताएं शाबाश, FOH के हिस्से में कितने एक्सपेंस आ जाएंगे जी? 12,500, 5,000 और 4,500। इस तरह आपने इस 22,000 की एलोकेशन कर दी, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जी। आपके एम्प्लॉयज़ 4 तरह के थे, लेकिन आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसको आप चार्ज कर दें 12,500, 5,000 एंड 4,500। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड। यहां पर ये पे रोल की एंट्रीज 5 एंट्रीज खत्म हो गई। अब आ जाए जी ई एंट्री पर। बड़े ध्यान से समझिएगा, कल से सैटरडे से हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करना है उसमें थोड़ा चेंज आएगा। जब तक ये बेसिक एंट्रीज क्लियर नहीं होंगी, वो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर समझना, क्योंकि उसमें भी आपने ज़ुबानी सोच कर फिर एंट्री से शुरू करना है। तो अच्छी तरह ग्रिप होगी इन पहले तीनों क्वेश्चंस पर, इन एंट्रीज़ पर, हर तरह की एंट्रीज़ पर, तो फिर हमारे लिए वो 4 और 5th करना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट क्लास मैंने 4th 5th में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने इन एंट्रीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखना है। कुछ एंट्रीज ऑफिस में शिफ्ट कर देनी है, कुछ एंट्री फैक्ट्री के दफ्तर में शिफ्ट कर देनी है। अभी तो हम सारी एंट्रीज़ को एक जगह पर लिख रहे हैं, सारी एंट्रीज़ को एक जगह लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इनको 2 कैटेगरीज में किस तरह आपने डिवाइड करना है। 12 क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो जाए तो समझ लें इस चैप्टर का 80% पोर्शन क्लियर है आपका। इस चैप्टर में 80% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 20% हम कल समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आ रहे हैं ई एंट्री। ई एंट्री है बेटा आपके पास डेप्रीसिएशन ऑफ द एसेट्स। अब मेरी बात ज़रा समझिएगा ध्यान से, ज़रा बात सुनिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए डेप्रीसिएशन होती है फिक्स एसेट्स पर, बात सुन रहे हैं? अब वो डेप्रीसिएशन जिन फिक्स एसेट्स पर होती है ना, वो फिक्स एसेट्स कुछ फैक्ट्री के होते हैं, कुछ ऑफिस के होते हैं और कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के होते हैं। ऑफिस के एसेट्स कौन से होते हैं? प्लांट, मशीनरी, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस के इक्विपमेंट्स, ये सब क्या हैं? ऑफिस के सॉरी फैक्ट्री के एसेट्स कौन से होते हैं? प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री के ऑफिस का फर्नीचर, फैक्ट्री के ऑफिस का फर्नीचर। और ऑफिस के फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस के एसेट्स। मार्केटिंग की कौन सी होती है? मार्केटिंग में मेनली तो मोटर व्हीकल्स होती हैं, यानी मार्केटिंग और सेलिंग वालों की पैकिंग मशीन्स होती हैं, वो फिक्स एसेट्स हैं। अब डेप्रीसिएशन अगर होती है तो आपको ये देखना है कि क्या ये फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रीसिएशन है, ये ऑफिस के एसेट्स की डेप्रीसिएशन है, या ये सेल्स डिपार्टमेंट के जो एसेट्स हैं उनकी डेप्रीसिएशन है। अगर फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन होगी तो फैक्ट्री को चार्ज हो जाएगी, FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर ऑफिस की होगी तो ऑफिस को चार्ज हो जाएगी, अगर सेलिंग की होगी तो सेलिंग को चार्ज हो जाएगी। देखें क्या लिखा हुआ है, कहता है डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स 1 लाख की डेप्रीसिएशन है, जिसमें से 70% फैक्ट्री की है, 10% मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है और 20% डेप्रीसिएशन किसकी है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब बात जरा समझिएगा, डेप्रीसिएशन 1 लाख की है, उसमें से 70% किसकी है? तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री का एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। 70% का मतलब है 70,000। 10% किसकी है? तो वो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जितने भी सेलिंग से मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस हैं वो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। 20% एडमिनिस्ट्रेशन की है तो वो 20% एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
20% का मतलब हुआ 20,000। अब ये तीनों क्या हैं? डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया वो क्रेडिट हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस अकाउंट टाइटल के साथ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंस कितना हुआ? 70,000। टोटल डेप्रिसिएशन लिखें, उसमें जो फैक्ट्री के वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में लिख दें। जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें डेप्रिसिएशन सिर्फ फैक्ट्री की दी हुई थी, तो वहाँ पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया था और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया था, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन सिर्फ फैक्ट्री की थी। यहाँ पर देखें डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की भी है, ऑफिस की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, तो तीन इसमें डिवाइड करके लिख दी। हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, सेलिंग का भी अकाउंट है, एडमिन एक्सपेंस का भी अकाउंट है। जितने भी सेलिंग और एडमिन के एक्सपेंसेस होंगे वो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। इनका अकाउंट टाइटल चेंज नहीं करना, नाम नहीं बदल लेना, डेप्रिसिएशन का नाम नहीं रख देना या कोई और नाम नहीं लिख देना इनके ऊपर। अब आ रही एफ एंट्री। एफ एंट्री में भी इसी तरह ही है, देखें जरा शाबाश। जो प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें हर एक्सपेंस एफ का था, यहाँ पर इन एक्सपेंसेस के अंदर ऑफिस का एक्सपेंस भी शामिल है, सेलिंग का एक्सपेंस भी शामिल है। एफ एंट्री देखें शाबाश क्या लिखा हुआ है, कहता है इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स एक्सपायर्ड। नहीं देख रहे मेरा ख्याल है, पेज नंबर 128 पर देखें जी। एफ एंट्री है इंश्योरेंस ऑफ द एसेट्स एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 20,000 की, इसमें से 70% कहता फैक्ट्री की है, 10% मार्केटिंग की है और 20%। तो कैसे लिखते हैं एक्सपायर्ड इंश्योरेंस को? एक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाती है। कितनी है एक्सपायर्ड इंश्योरेंस? 20,000। इसका 70% किससे रिलेटेड है? तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दें, इसका 70% लेकर 14,000 आ जाएगा। इसका 10% सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में लिख दें। इसका 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दें। तो ये एक एक एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, एक एक्सपायर्ड इंश्योरेंस का एक्सपेंस था। ये जिसको चार्ज करना था उसने बताया हुआ था, इतना फैक्ट्री को चार्ज कर दें, इतना ऑफिस को और इतना सेलिंग एक्सपेंस को। नेक्स्ट एंट्री है जी एंट्री, कहता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है ना फैक्ट्री के, वो हैं 1,31,500 के। अदर फैक्ट्री के मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कल जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में उसमें ये तीनों एक्सपेंस इकट्ठे दिए हुए थे, डेप्रिसिएशन भी, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी और अदर एक्सपेंसेस भी, और सिर्फ चार्ज होने थे फैक्ट्री को। इस बार उसने अलग अलग दिए और बताया हुआ इसमें फैक्ट्री को इतना चार्ज करना है, बाकी सेलिंग और एडमिन को इतना इतना चार्ज करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई मसला नहीं है। अब अदर एक्सपेंसेस हैं, ये सिर्फ फैक्ट्री के हैं, तो जब भी फैक्ट्री के एक्सपेंस चार्ज करना है तो क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। 1,31,000 1,31,500 जी एंट्री होगी। जब एच एंट्री देखें शाबाश, एच एंट्री देख रहे हैं जी। एच एंट्री है जी अदर एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस। ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस नहीं है, ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। कितने हैं? 60% मार्केटिंग के और 40% एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के। टोटल कितने? ये जो 3 लाख के एक्सपेंस हैं
इनमें से सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं, वो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगे। इसमें से एडमिन एक्सपेंस कितने हैं, वो एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगे। कितने एक्सपेंस है टोटल, 3 लाख रुपए के। इनमें से 60% सेलिंग के और 40% वो ऑफिस के हैं, वो ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट हो जाएंगे। आइए एंट्री देखें जी। आई एंट्री देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने बताया था, जब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन को तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है। जिस तरह डायरेक्ट लेबर चार्ज की, जिस तरह डायरेक्ट लेबर चार्ज की तो किसको डेबिट किया, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को। डायरेक्ट मटेरियल चार्ज किया तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया। अब फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करने की बारी आई है तो अब भी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, एक्चुअल की बजाय आप फैक्ट्री ओवरहेड का अप्लाइड पोर्शन लेकर चार्ज करते हैं। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया कितनी अमाउंट से, डायरेक्ट लेबर का 150% लेने 150%। डायरेक्ट लेबर बेटा 2 लाख है, इसका 150% लें तो ये आ जाएगा 3 लाख। ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया है आपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। उसके बाद जे एंट्री देखें जी नेक्स्ट पेज पर, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 9,60,000। जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती हैं, जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती हैं, पहले वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता चला आ रहा था। मटेरियल लगा तो फिर भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, डायरेक्ट लेबर लगी तो फिर भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई की फिर भी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब कह रहा है फिनिश गुड्स तैयार हो गई हैं, ये वर्क इन प्रोसेस बदल गया है किसमें, फिनिश गुड्स में, तो अब फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगी। और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिनिश गुड्स डेबिट 9,60,000 से और वर्क इन प्रोसेस 9,60,000 से क्रेडिट। जगह ज़रा थोड़ी है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा अब क्योंकि यह लास्ट एंट्री आपको ऑलरेडी आता है, ये तो सेम है। नेक्स्ट एंट्री देखें जी, के एंट्री, फिनिश आउटपुट जो है ना 8,80,000 की वाज सोल्ड फॉर 15 लाख। 8,80,000 की चीज़ें कितने में बेच दी हैं, 15 लाख में बेच दी हैं। टोटल 9,60,000 की चीज़ें तैयार की थी आपने, टोटल आपने 9,60,000 की चीज़ें तैयार की थी, उसमें से 8,80,000 की बेच दी हैं। तो बेटा जब गुड्स सेल करते हैं तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाता है। फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 8,80,000 से। जब गुड्स बेच देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाता है। कितने में बेची हैं, कितने में बेची हैं, 15 लाख रुपए में, और बताया हुआ है कैश पर या क्रेडिट पर, देखें जरा। तो जब ना बताया हो तो सेल्स हमेशा क्रेडिट सेल्स होती हैं, ना बताया हो तो सेल्स हमेशा क्रेडिट सेल्स होती हैं। जब क्रेडिट सेल्स होंगी तो डेबिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15 लाख से।
ये के एंट्री होगी। मैंने बताया था सेल्स की 2 एंट्री होनी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। पहली एंट्री कॉस्ट को लिखने की, और आपको सारी फिगर मैंने बताई हुई है कि जब फिनिश गुड्स सेल हो जाती हैं तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाती हैं। जब फिनिश गुड्स सेल हो जाती हैं तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाती हैं, और डेबिट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब सेल्स करनी है तो सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, 2 एंट्री तो नहीं है। पहली एंट्री कॉस्ट लिखने की, दूसरी एंट्री सेल्स लिखने की। लास्ट एंट्री है बेटा इस क्वेश्चन में एल एंट्री है, जिसमें आपने गुड्स खरीदी हुई गुड्स बेची हुई गुड्स आपके पास वापस आ जाती हैं। क्या लिखा हुआ जी? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर। 40,000 की चीज़ें कस्टमर ने क्या कर दी हैं? वापस कर दी हैं। 40,000 की गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपको 40,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं। सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न वर 70,000, जो चीज़ें वापस आई हैं ना उनकी सेल प्राइस 70,000 है, कॉस्ट 40,000 है और सेल्स कितनी है? 70,000। इन्हीं के रिवर्स हो जाना है। जब गुड्स वापस आएंगे तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स आपके पास आ जाती हैं। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पहले आपने डेबिट किया होता है अब वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 40,000 से। 40,000 की क्योंकि चीज़ें वापस आई हैं, वो चीज़ें 40,000 की वापस आई हैं जिनको बेचा 70,000 में था, तो सेल्स की भी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट थे, अब अकाउंट रिसीवेबल्स 70,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन की अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है। ठीक हो गया? आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। इस क्वेश्चन की अदर रिक्वायरमेंट्स हैं और किसी क्वेश्चन की नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है? जर्नल एंट्रीज ही करनी है। आपने यही समझनी है। इन एंट्रीज को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 जो भी बुक आपके पास हो उसमें से इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 कर लें प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सिर्फ एक बुक की एंट्रीज हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड देख लें, लिखा हुआ है सेपरेट बुक्स एट द हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में सीखना है भाई सेपरेट बुक्स कैसे बनानी है, ऑफिस की बुक्स अलहदा और फैक्ट्री की बुक्स अलग कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो गया। किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई एंट्री है तो वो पूछ सकता है।